NCERT क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास 3 में। व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट हैपेंस इन हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया हमने देखा था तो हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे, है ना। तो आप मायोपिया भी एक बार देख लीजिए क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन इन दोनों में हो सकती है। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो वो इंसान दूर की चीज़ें तो अच्छे से देख सकता है बट कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। सामने की ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत होती है। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट होता है कि कहाँ तक कोई इंसान अच्छे से देख सकता है, तो नॉर्मल आई के लिए वो अच्छे से 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक जो आई होती है वो 25 सेंटीमीटर की चीज़ों को नहीं देख पाती है, तो उसके लिए नियर पॉइंट थोड़ा दूर होगा, तो यहाँ की चीज़ों को अच्छे से देख पाती है, पर इससे अगर आगे चीज़ रखी जाए तो वो अच्छे से नहीं देख पाती। द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो अगर 25 सेंटीमीटर पे रख दिया जाए कोई ऑब्जेक्ट तो इसकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना के पीछे बन जाएगी, ठीक है। जैसे मायोपिया में आगे बन जाती थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ डज हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट अराइज, हाउ कैन दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इज टू लॉन्ग, और द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। आई बॉल छोटी हो जाती है, या फिर जो आई लेंस का फोकल लेंथ होता है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके कारण जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। ये सब आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस में या फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क के क्वेश्चन में, कि हाइपरमेट्रोपिक जो आई होती है उसका डिफेक्ट किस लेंस से दूर हो सकता है, उसी प्रकार मायोपिक जो आई होती है उसका डिफेक्ट किस लेंस से दूर हो सकता है। तो मायोपिया में हमने देखा था कनकेव लेंस का यूज़ होता है, और यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, और ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द रेटिना, ठीक है। तो फोकल लेंथ को हमें कम करना है क्योंकि बिहाइंड बन रहा है, तो वहाँ पर रेटिना पे बन जाए, तो फिर जो हम लोग कन्वेक्स लेंस लेते हैं वो एडिशनल फोकसिंग पावर या कन्वर्जिंग पावर प्रोवाइड करता है। तो ये हम लोग देखते हैं एन हमारा क्या है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, और एन डैश हमारा है नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर से ये नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट मतलब जहाँ तक वो आई अच्छे से देख सकती है। तो नियर पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो वो आराम से रेटिना पे बनती है। तो ये जो हाइपरमेट्रोपिक आई है वो एन तक तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन नॉर्मल आई एन डैश तक देख सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर ये हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए अगर एन डैश पे ऑब्जेक्ट रखी हुई, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे, तो एन डैश पे अगर ऑब्जेक्ट रखी हो तो नॉर्मल आई तो देख लेगी, नॉर्मल आई के लिए इमेज तो बन जाएगा रेटिना पे, पर हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए क्या होता है, उसका इमेज बिहाइंड द रेटिना बन जाता है। तो कन्वर्जिंग लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस जो यूज़ होता है वो क्या करता है कि वो इसी के लिए एन डैश पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, उसके लिए वो इसको बस यहाँ ले आता है, रेटिना पे ले आता है, एडिशनल कन्वर्जिंग पावर देता है। यहाँ देखते हैं कि फिर से ऑब्जेक्ट यहाँ पर एन डैश पे रखी है, तो अभी लेंस नहीं है, मतलब चश्मा नहीं लगा है, तो फिर क्या होगी, अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इमेज यहाँ बन रही है। अब जब चश्मा लग जाएगा, एक और कन्वेक्स लेंस आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अब यहाँ से जब लाइट आ रही है तो एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो गई और फिर एक बार आई लेंस से रिफ्रैक्ट हो गई, तो यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन हो गया, तो थोड़ा एडिशनल पावर मिल जाता है और वो सीधा रेटिना पे इमेज बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इसको पीछे करेंगे तो ये नियर पॉइंट जो पहले था, ठीक है, अब इसके कारण जो नियर पॉइंट है वो एन यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और इमेज यहीं पर बन रही है, क्यों, क्योंकि उसको एक और एडिशनल पावर यहाँ से मिल गया है उस कन्वेक्स लेंस के कारण। ये भी कन्वेक्स और ये भी कन्वेक्स, तो एडिशनल कन्वर्जिंग पावर। तो यहाँ पर मैंने एक साथ बना लिया है, ठीक है। ये हो गया एन डैश, ठीक है। यहाँ पर अगर रहेगी ऑब्जेक्ट तो पीछे बन जाएगा क्योंकि अभी करेक्शन नहीं हुआ है, अब करेक्शन हो गया तो यहाँ पर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो एन तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। अगला हमारे पास है व्हाट इज़ प्रेसबायोपिया, व्हाई इट इज़ कॉस्ट। अब प्रेसबायोपिया क्या होता है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है वैसे वैसे जो एकोमोडेशन का पावर होता है, मतलब फोकल लेंथ को चेंज करने का एबिलिटी, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉर मोस्ट पीपल
द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, ठीक है, विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ सामने की चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं अच्छे से, उस कंडीशन को हम लोग प्रेसबायोपिया कहते हैं। विदाउट लेंस या विदाउट ग्लासेस के हम लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं। इट अराइजेज ड्यू टू, वो कैसे अराइज होती है, तो ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स जो फोकल लेंथ को चेंज करने में अकोमोडेशन में मदद करते थे वो वीक हो जाते हैं। दूसरा डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, जो हमारी आई लेंस होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती जाती है एज के साथ। अगला है व्हाट इज़ द बाईफोकल लेंस, व्हाई इज़ इट यूज्ड। तो बाईफोकल लेंस मतलब टू फोकल, बाई मतलब दो, तो इसमें दो लेंस होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। A common bifocal lens consists of both concave and convex lenses. The upper portion consists of a concave lens, ऊपर का portion में concave lens होता है, which facilitates distant vision, and a lower part is the convex lens which facilitates near vision, ठीक है। तो दोनों लेंस से दोनों दूर की चीज़ें और सामने की चीज़ें दोनों दिख जाती हैं, ठीक है। इट इज़ यूज बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो किसी पर्सन को अगर मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों है तो वो डिस्टेंट नियर बाय इन दोनों चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाता है, तो वो बाईफोकल लेंथ का यूज़ करता है जिसमें कनकेव भी है और कन्वेक्स भी है, ठीक है। अगला है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो यहाँ देखते हैं, फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज एज इन अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। हमने ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखा तो यहाँ से ऐसे करके था, तो यहाँ पर जो हमारा इमर्जेंट रे ये है और ये जो हमारा इंसिडेंट रे ये क्या था, पैरेलल थे दोनों। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो आई डिफेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसके और भी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। अभी हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देख रहे हैं, हम लोग एक साथ क्वेश्चन बाद में करेंगे। ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, जिसमें दो ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और 3 ट्रायंगुलर लेटरल सरफेसेस होता है, ठीक है, और ये सरफेस एक दूसरे के इंक्लाइंड होते हैं, तो ऐसे करके हमारा प्रिज्म होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो एंगल बिटवीन द 2 लेटरल सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारा एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ड्रॉ अ स्केमेटिक डायग्राम। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हमारी एक रे आ रही है PQ, अब वो एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास में बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो अगर ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ वो बेंड करेगी। फिर यहाँ पर दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा, अब ये क्या कर रहे हैं कि हमें डेंसर मीडियम से रेयर जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द ये नॉर्मल है, इससे बाहर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस हम लोग मान लेते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग मान लेते हैं, और साथ में अगर ये बेंड नहीं करती तो ये सीधे यहाँ तक जाती, तो एक तरह से वो ऐसे जा रही है पर, तो इसको पीछे करेंगे तो इतना वो डिविएट की, तो ये डी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायरेक्ट NCERT का मैंने ये नोट्स बनाया है और जनरली उसी का मैं बना रहा हूँ क्वेश्चंस और आंसर्स। तो PE हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डिविएशन। यहाँ पर I होगा, ये छूट गया, ठीक है, IED, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया और इसको आप एक बार मिला लीजिएगा, NCERT का है। अगला है, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। अ रे ऑफ लाइट इंटर्स द ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर एट द फर्स्ट सरफेस AB, तो यहाँ पहला रिफ्रैक्शन होगा। द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज़ बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल एट द सेकेंड सरफेस AC, यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्योंकि रेयरर से डेंसर से रेयरर जा रहा है, ग्लास से एयर। एट द सेकेंड सरफेस AC द लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, हैंस इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bent at an angle to the direction of the incident ray, ठीक है। तो ये क्या है, peculiar angle है, मतलब इस तरह से कि ये हमारा ऐसे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की तरफ बेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. This angle is called the angle of deviation, ठीक है। तो ये हमारा जो बेंट हुआ है आप देख लेते हैं, यहाँ ऐसे हुआ है, इसको अगर पीछे करेंगे और इसको आगे करेंगे तो ये हमारा एंगल ऑफ डिविएशन हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। इसको और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया NCERT में,
जो दिया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग क्लास 4 में देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ अ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। व्हाट इज़ द एक्रोनिम विबग्योर। विबग्योर एक्रोनिम मतलब शॉर्ट में करके जो हम लोग देखते हैं इसको, तो विबग्योर का फुल फॉर्म आप कह सकते हैं किसके लिए स्टैंड होता है। तो क्लास 4 में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में हमने क्लास 3 तक किया और क्लास 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 साइंस NCERT चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे।